हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है इस मैग्नेटिज्म का और बहुत ही सरलतम भाषा में समझाने का हम प्रयास करेंगे कि ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे ढंग से आपकी समझ में आ जाए। केवल आप लोग इसको प्रारंभ से अंत तक देखें और जैसे जैसे हम बताते जाएं उसको आप नोट करते जाएं, समझते जाएं। तो देखिए, इसमें हम बताने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे का प्रयोग, फैराडे ने प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाया है, बताया, उसकी व्याख्या की है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे का प्रयोग। अब देखिए, फैराडे का प्रयोग EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने के लिए, इसके पहले हमने आपको बताया है कि ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये तार है, इसमें I एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ओरेस्टेड ने समझाया और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा भी है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी उत्पन्न हुई, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ है, उसका अध्ययन भी हमने किया है और उसका फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ओरेस्टेड ने बताया कि जब हम किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे ने इस ओरेस्टेड के नियम को देखा, समझा और उनके मन में विचार आया कि जब वैद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा क्यों नहीं उत्पन्न हो सकती है। इस विचार आने पर उन्होंने अपना एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के लिए उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया, एक दंड चुंबक लिया और एक कुंडली ले ली और उस बार मैग्नेट और कुंडली को लेकर वो 12 वर्षों तक प्रयोग करते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो एक दिन वो नाराज होके उस चुंबक को कुंडली में फेंक दिया और जैसे फेंका, देखा कि उस कुंडली के परिपथ में जो धारा मापी लगी थी उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो उसी जगह से उनका ये रिसर्च पूरा हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है और कैसे उत्पन्न हुई है उसी की व्याख्या अब हम करने जा रहे हैं विभिन्न चित्रों के द्वारा। देखिए, पहले थोड़ी सी चीज आप समझ लीजिए। इसके पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताया है, चुंबकीय फ्लक्स बताया है। चुंबकीय फ्लक्स क्या बताया है कि जैसे ये एक लूप है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लूप है। हम देख रहे हैं कि इस लूप के अंदर से ये 3 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने पढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स में हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे गए तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इन निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एक फिगर हमने बनाया, एक फिगर हम और बना लेते हैं। ये देखिए यहां पर भी ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। हम देख रहे हैं कि इस लूप से 3 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और इससे 4 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो किसका चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा है? इसका। क्योंकि हम पढ़ते क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे गए तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इससे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इसका मतलब इसमें चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा। इसमें कम, इसकी अपेक्षा इसमें कम चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इसका मतलब इसका चुंबकीय फ्लक्स कम होगा। 2 चीज़ें आप समझ गए। तीसरी एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, एक लूप हमने ले लिया और वो लूप पहले ये यहां पे ये लूप, फिर इसी लूप को और अंदर हम ले आए, ये ले आए, वही लूप ये यहां पे आ गया। ठीक, उसी लूप को हमने अंदर की तरफ खिसका दिया। तो देख क्या रहे हैं कि जब लूप, इसको सपोज कर लीजिए कि यहां पे ये कोई नॉर्थ पोल है, कोई मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है जिससे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक, ये नॉर्थ पोल से लूप, एक लूप यहां पे है, यहां पे लूप है, उसी को पहले यहां पे रखे हैं, फिर हम खिसका के यहां पे ले आए। देखिए जब यहां पे है तो इस लूप के अंदर से 3 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, और जब लूप इस पोल के और समीप आ गया है तो इसके अंदर से 4 चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगी। इसका मतलब कि जैसे जैसे लूप को हम चुंबक के समीप ला रहे हैं, वैसे वैसे इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? अगर इसी जगह लूप को और हम दूर ले जाएं, जैसे मान लीजिए इस लूप को हम यहां पे ले आवें, ये, तो अब देखिए अगर यहां ले आएंगे तो एक ये निकल जाएगी और एक चुंबकीय बल रेखा ये जाएगी, एक ये जाएगी। तो अब देखिए यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अब इससे कितनी निकल रही? 2 निकल रही। इसका मतलब ये लूप इस मैग्नेट से जितना दूर होगा उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं उतनी कम होंगी, और लूप जितना इस पोल के समीप होगा, मैग्नेट समीप होगा, उतनी ही इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी, चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक, ये लूप है और ये बार मैग्नेट है। इसका मतलब लूप और बार मैग्नेट के बीच की दूरी अगर घट रही है तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, दूरी बढ़ रही है तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। करेक्ट। अब देखिए हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट समझा रहे हैं आपको। ये धारा मापी, ये पहला फिगर है। ये दूसरा फिगर है। यहां पर ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, यहां पर भी ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये मोशन इधर कर रहा है, गति किधर की ओर कर रहा है? ये कुंडली की तरफ, ये कुंडली कॉइल है। ठीक, अगला फिगर देखिए।
ये अगला फिगर हो गया, ये धारा मापी हो गई, और ये अगला फिगर हो गया एक और। ये यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, नॉर्थ पोल। अब ये इधर मोशन कर रहा है, ये इधर मोशन कर रहा है, गति इधर कर रहा है। अगला हमने यहाँ पे एक फिगर और ले लिया है, इसमें यस है, ये एन है, और ये इधर मोशन कर रहा है। ये हमने आपको फिगर बना दिए हैं। अब इन फिगर के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि फैराडे ने कैसे चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा को प्राप्त किया है। ठीक है, अब देखिए पहला फिगर समझिए आप। ये कुंडली है और ये दंड चुंबक बार मैग्नेट। ठीक, ये दोनों क्या है, स्थिर स्थिर। इधर मैग्नेट भी स्थिर है और इधर ये कुंडली भी स्थिर है, दोनों स्थिर है। और ये धारा मापी की सुई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। जब ये सीधी होती है तो कहा जाता है कि इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है। जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर हैं तो इस धारा मापी में फैराडे ने देखा कि कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, I0। करेक्ट। इसके बाद उन्होंने देखा कि जब हम इस बार मैग्नेट को इस स्थिर कुंडली की ओर ले जाते हैं, मोशन गति करा रहे हैं किधर, कुंडली की ओर। जब इस मैग्नेट को हम कुंडली की ओर ले जाते हैं तो इस धारामापी की जो सुई है वो दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती, ऐसे। तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी, जिधर निडल विक्षेपित हो रही धारा वैसे प्रवाहित हो रही, ऐसे लूप में ऐसे जाएगी धारा, ऐसे ये धारा जाएगी, ये धारा जाएगी, ये धारा जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गई धारा की दिशा। ठीक, अब देखिए इसमें धारामापी की सुई दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा का मान कुछ प्राप्त होगा, मीन्स धारा प्रवाहित होगी, I प्रवाहित होगी या I उत्पन्न होगी, ऐसे लिख दीजिए, I उत्पन्न हो गई, कुछ धारा उत्पन्न हुई। ठीक, जब इसी चुंबक के नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाते हैं तो इस धारामापी में सुई पहले से विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इसमें दाईं तरफ विक्षेपित हुई थी तो इसमें बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती, ऐसे। इसका मतलब धारा ऐसे बहेगी, ये धारा प्रवाहित होगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये धारा प्रवाहित होगी। ठीक, इसी प्रकार अब अगले में देखिए, अब हम इस बार मैग्नेट को इस कुंडली की ओर ले जा रहे हैं, साउथ पोल को ले जा रहे हैं। अब साउथ पोल को ले जा रहे हैं तब देखिए इसमें क्या होगा। जब साउथ पोल को इधर ले जा रहे हैं तो अब इसमें धारा की दिशा देखिए क्या होगी, ये धारामापी की सुई ऐसे विक्षेपित हो जाती है, बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसी तरह जब बाईं ओर विक्षेपित होगी धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ये प्रवाहित होगी, ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। इसी तरह जब हम साउथ पोल को दूर ले जाते हैं तो धारामापी की सुई दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, धारा ऐसे प्रवाहित होती है, ये धारा प्रवाहित हो रही, ये धारा प्रवाहित होती है। ठीक, अब इसी जगह एक चीज और आप देख लीजिए, इसके पहले वाले चैप्टरों में हमने आपको समझाया है कि जब धारा की दिशा, किसी लूप में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वहां नॉर्थ पोल बनता है, और अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है तो वहां पर साउथ पोल बनता है।
वहाँ पर साउथ पोल बनता है। तो देखिए, जब आप इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कुंडली को ले जाते हैं तो धारा मापी की सुई दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है और धारा ऐसे प्रवाहित होती, ऐसे। जब ऐसे प्रवाहित होगी तो इसमें देखिए कौन सा लूप बनेगा, ये एन बनेगा, एन। देखिए वहाँ से एन बनेगा, इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें उत्तरी ध्रुव बनेगा, करेक्ट। जब इस उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इस धारा मापी में सुई पहले के विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब धारा ऐसे प्रवाहित होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा। इसी तरह जब हम साउथ पोल को ले जाते हैं तो धारा मापी की सुई बाईं तरफ विक्षेपित होती है और इसमें क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ये ऐसे। और जब साउथ पोल को हम दूर ले जाते हैं तो धारा मापी में सुई दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब इसमें नॉर्थ पोल बनेगा। बात समझ में आ गई? तो हम देख रहे हैं कि जब कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर हैं तो इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जब हम चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो इस कुंडली में लगी हुई धारा मापी की सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होती है। और क्यों धारा प्रवाहित हो रही, समझ लीजिए। देखिए, जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर हैं, जब दोनों स्थिर हैं तो यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही ऐसे जाएंगी, ऐसे, और इस कुंडली में ऐसे प्रवेश करेंगी, ऐसे ऐसे। और जैसे मान लीजिए इस कुंडली से मान लीजिए 4 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं तो हमेशा 4 ही निकलेंगी, इसके चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई? इसमें क्या होता है, जब हम चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो जब ये चुंबक कुंडली से दूर होता है, जैसे ये मान लीजिए जब ये चुंबक कुंडली से दूर है तो इससे कम चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, लेकिन जैसे जैसे चुंबक कुंडली की ओर जाता है, अर्थात चुंबक और कुंडली के बीच की दूरी घटती है, वैसे वैसे कुंडली से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, जो धारा मापी द्वारा प्राप्त हो रही है। इसी तरह जब हम इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं, तो दूर ले जाएंगे तो अब बताइए इस लूप से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और धारा मापी की सुई बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है और इस लूप में धारा की दिशा क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है और उसमें साउथ पोल बन जाता है। जब इसी साउथ पोल को हम कुंडली की ओर ले जाते हैं, जब चुंबक के साउथ पोल को हम कुंडली की ओर ले जाते हैं तो ये धारा मापी की सुई बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है और इस लूप में साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है और इस लूप में धारा की दिशा क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है। हाँ देखिए, जब हम साउथ पोल को ले जाते हैं तो यहाँ इस धारामापी में सुई बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है और इस लूप में धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है और यहाँ साउथ पोल बन जाता है। इसी तरह हम इस मैग्नेट के साउथ पोल को जब दूर ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप दाईं ओर हो जाता है और इस लूप में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है और यहाँ नॉर्थ पोल बन जाता है। तो फैराडे ने ये बताया कि जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तभी इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर यह बात समझने की है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब कि चुंबक और कुंडली में किसी एक के गतिमान होने पर ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर दोनों स्थिर हैं तो इस कुंडली में कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। धारा उत्पन्न होने के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी होगा जब चुंबक और कुंडली में कोई एक गतिमान हो, चाहे कुंडली स्थिर हो, चुंबक गतिमान हो, चाहे चुंबक स्थिर हो, कुंडली गतिमान हो। अगर दोनों स्थिर हैं तो कोई धारा नहीं उत्पन्न होगी, अगर दो में कोई एक गतिमान है तो उसमें धारा उत्पन्न होगी।
ये कंडीशन हमने आपको बता दी कि कैसे धारा उत्पन्न होगी। देखिए अब एक चीज और यहां समझ लीजिए कि जब आप नॉर्थ पोल को ले जा रहे हैं तो देखिए धारामापी की सुई दाईं ओर विक्षेपित होती है और इस लूप में नॉर्थ पोल बन जाता है, और इस नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल में प्रतिकर्षण बल लगता है और ये उत्तरी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव को और समीप आने का विरोध करता है। यही लेंज का नियम है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध कर सके जिससे उसकी स्वयं उत्पत्ति हुई है। तो अब यहां पर हमने आपको बताया कि चुंबक और कुंडली में किसी एक के गतिमान होने पर ही इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर दोनों, जैसे मान लीजिए एक चुंबक है और एक कुंडली है, दोनों समान वेग से एक दिशा में चल रहे हों, ऐसे दोनों समान वेग से एक दिशा में चल रहे हों तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। इस तब भी इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों समान वेग से चलेंगे तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा और न ही कोई प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इस तरह चुंबक और कुंडली में किसी एक के गतिमान होने पर ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फैराडे ने बताया कि जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और यदि यह परिपथ एक बंद परिपथ है तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं। अब प्रश्न आता है बंद परिपथ हो, बंद और खुले परिपथ का क्या मतलब है? बंद और खुले परिपथ का मतलब यह है कि अगर परिपथ खुला होगा, जैसे ये मान लीजिए ये परिपथ खोल दिया है, अगर परिपथ खुला है तो खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है और अगर प्रतिरोध अनंत है तो उस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा समझ में आ गई कि जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से इसमें एक विद्युत वाहक बल, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब आता है कि जो धारा उत्पन्न होती है, ये जो परिपथ में धारा उत्पन्न होती है, इसका मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। चुंबक को जितनी तेजी से आप कुंडली को लाएंगे उत्पन्न प्रेरित धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। पहली चीज, धारा के मान को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर एक कि चुंबक को जितनी तेजी से आप कुंडली की ओर ले जाएंगे प्रेरित धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। नंबर दो, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा के हम धारा के मान को बढ़ा सकते हैं। इस विक्षेप को, धारामापी के विक्षेप को बढ़ा सकते हैं। धारामापी में विक्षेप ज़्यादा आने का मतलब उस परिपथ में धारा ज़्यादा प्रवाहित हो रही है। ज़्यादा कैसे प्रवाहित हो सकती है? नंबर एक, चुंबक को जितनी तेजी से हम कुंडली को ले जाएंगे उत्पन्न प्रेरित धारा की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर दो, अगर कुंडली में हम फेरों की संख्या को बढ़ा दें, ये कुंडली के फेरे हैं, अगर फेरों की संख्या को हम बढ़ा दें तो इस धारामापी में विक्षेप बढ़ जाएगा, अर्थात धारा का मान बढ़ जाएगा। नंबर दो, नंबर तीन, और कैसे हम धारा के मान को बढ़ा सकते हैं, विक्षेप को कैसे और बढ़ा सकते हैं? फेरों के व्यास को बढ़ा के, ये जो फेरे हैं, लूप हैं, इनके व्यास को बढ़ा दें तब भी धारामापी में विक्षेप बढ़ जाता है, अर्थात धारा का मान बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट, और धारा के मान को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इस कुंडली के अंदर नर्म लोहे के क्रोड को रख देने पर भी धारा का मान बढ़ जाता है, अर्थात धारामापी में विक्षेप बढ़ जाता है। धारा में विक्षेप जितना ज़्यादा होगा धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि धारामापी में विक्षेप धारा की माप को व्यक्त करती है। नर्म लोहे का क्रोड रखने से
धारा का मान कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि नर्म लोहा बहुत जल्दी चुंबकित और विचुंबकित होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा देता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने से धारा का मान, इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई कि कैसे हम धारा के मान को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी चीज और हम आपको बता दें, इसके आधार पर फैराडे ने अपने 2 नियम दिए। यही एक कहावत है कि जब फैराडे ने बताया कि हम चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा उत्पन्न कर लेते हैं, अपने प्रयोग द्वारा उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा उत्पन्न करने का प्रयोग दिया और उस चीज़ को सभी लोगों को बताया। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वैद्युत धारा से, चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा उत्पन्न हो गई, इसकी क्या उपयोगिता है? तो फैराडे ने उत्तर दिया कि इसकी उपयोगिता उसी तरह है जैसे नवजात बच्चे की क्या उपयोगिता होती है। ये एक कहावत भी है, और जबकि इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसके आधार पर प्राप्त बनाए गए, जिससे हम धारा का उपयोग कर रहे हैं। फैराडे ने इस प्रयोग के आधार पर अपने 2 नियम दिए। पहला नियम है देखिए, पहला नियम, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिभाषा है वही इसका पहला नियम है। सुन लीजिए फिर से। जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं। इससे ही फैराडे का प्रथम नियम भी कहते हैं। मीन्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिभाषा है वही फैराडे का पहला नियम है। करेक्ट, समझ गए? दूसरा नियम बताया कि जो विद्युत वाहक बल है ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। बताया कि इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। E प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी। इसी को लिखा जाता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसी नियम को हम इस प्रकार भी कहते हैं कि कुंडली में या बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दूसरे नियम को हम ये भी कहते हैं कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं। इस दूसरे नियम को हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर ये ऋण चिन्ह, अभी आगे लेंज के नियम में आप पढ़ेंगे कि ये ऋण चिन्ह ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ये ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। बात समझ में आई? इसी चीज को हम इस रूप में भी लिखते हैं, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसी चीज को हम E इक्वल टू माइनस डेल्टा बाहर ले लें और इसको लिख दें एन फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इस एन फाई को कहते हैं, इस एन फाई को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, और इसका मात्रक होता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं वेबर टर्न से। वेबर टर्न, वेबर टर्न, ये इसको क्या कहते हैं? एन फाई को चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत होगी नहीं, जो बहुत ही सरलतम रूप में हमने इसको समझा दिया है। अब इस पूरे वीडियो को आप ठीक से देखें, समझें,
थोड़ा सा एक और पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया इसको। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम आपको लेंज का नियम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम भी, इसलिए अब इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।